ओके स्टूडेंट्स, होमवर्क में दिया था आप लोगों को, पर डिस्कस कर लेते हैं। तो होमवर्क में बताओ भाई, सीट में दिया है और रेस भी दी थी। रेस नंबर कौन सी? 14, 15 दोनों? 14 के पहले आंसर दे चुका हूं मैं। ओके, रेस नंबर 14, 15। क्लास के बच्चा है क्या? पता नहीं, ऐसे कोई होगा, चला गया। ओके, रेस नंबर 14 और 15। तो पहले तो ढूंढू कहाँ मिलेगा, बंसाली जी के पास। ओके, रेस नंबर 14। ओके, एंथुस बैच। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं आंसर दे चुका हूं आपको ऑलरेडी ना, तो आप बताओ जो पूछना है। 14 में, रेस नंबर 14 में कुछ खास तो लग नहीं रहा। कौन सा? ए और फर्स्ट वाला ऐसा? 8 नंबर। ओके, 8 नंबर। तो 8 नंबर, हाँ। फर्स्ट बेटा ऐसा कह रहा है कि डेंसिटी व्हिच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड मोस्ट इजीली। तो बाई एफ्यूजन प्रोसेस। तो एफ्यूजन में क्या होता है, R2 बाई R1 है ना, इक्वल टू रूट ऑफ M1 बाई M2। तो जिसका मास का रेशो सबसे ज्यादा हो, रेशो ज्यादा हो, वो सबसे इजीली सेपरेट कर सकते हो, है ना। जितना ज्यादा रेशियो होगा मास का, उतना रेट ऑफ एफ्यूजन का डिफरेंस होगा। तो आपके पास जो देखोगे हाइड्रोजन SO2 है, और जो सबसे मतलब डिफरेंस का मतलब माइनस नहीं करना है, रेशो लेना है, रेशो ज्यादा होना चाहिए, माइनस करके नहीं, रेशो लेके देखना आप, ठीक है। ओके, तो ये हो गया 2 और 4, हाइड्रोजन और SO2 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पूछा है 8 नंबर ना, तो डेंसिटी ऑफ वैंडरवाल गैस एट 500 केल्विन 180 में जितना, इट इज फाउंड दैट द गैस diffuses √3/2 times heavier than O2। जेड बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, जेड बताना है, मोलर मास निकाल लेंगे यहाँ से एफ्यूजन से। तो आप अगर करोगे क्या, गैस diffuses these many times slower than O2। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 इक्वल टू रूट ऑफ 32 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ठीक है। और कह रहा है कि जो गैस है वो these many times स्लोअर है, तो O2 कंपैरेटिवली, तो गैस जो है वो तुम्हारा स्लोअर है कंपेयर टू O2। तो क्या लिखा है, एक मिनट, लिखा है इट इज फाउंड दैट द गैस डिफ्यूजेस √3 times स्लोअर देन O2। तो अगर √3 times स्लोअर, तो यानी डिवीजन कर देंगे ना, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 डिवाइड बाई √3 बाई पूरे में √3/2 टाइम्स रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2, 32 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस स्लोअर टाइम्स। तो ये हो जाएगा 2/√3
है ना, तो ये देगा √2/√3 इक्वल टू √32 मोलिकुलर वेट ऑफ गैस। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हटेगा आपका, तो मोलिकुलर वेट ऑफ गैस कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, नहीं 40 नहीं आएगा, थोड़ी सी 48 आ रहा है। ओके, तो 48 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार मोलिकुलर वेट ऑफ गैस आपने अगर फाइंड आउट कर लिया, आपको निकालना क्या था, जेड निकालना है ना। ओके, जेड निकालना है, और एक एटीएम, अच्छा और डेटा क्या गिवन है, 1 एटीएम है, द डेंसिटी दिया है, वैल्यू ऑफ जेड। ओके, तो मुझे पता है पीवी इक्वल टू जेड एनआरटी, है ना, गैस के लिए यही होता है ना फॉर्मूला, रियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू जेड इंटू एनआरटी। देन मुझे डेंसिटी गिवन है इसका, तो मैं क्या करूंगा, इसको वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट देता हूं, और ये हो जाएगा पी एम इक्वल टू जेड इंटू डी आर टी। अब मुझे इसका प्रेशर पता है, मॉलिक्यूलर वेट निकाल ही चुका हूं, डेंसिटी पता है, आर तो पता ही रहता है, और टी मालूम है क्या, टी पता है, तो मैं जेड को फाइंड आउट कर सकता हूं। यूनिट का ख्याल रखना आप, यूनिट का ख्याल मतलब इस तरह से बोल रहा हूं, प्रेशर तुम्हें ग्राम पर लीटर, इसमें डेंसिटी को बचा रखना, ग्राम पर लीटर लेना आप, क्योंकि आप 0.0821 लोगे, लीटर वगैरह करोगे, वो आप कितना लेना, आंसर आना चाहिए मेरे ख्याल से इससे, है ना। कुछ और आपका क्वेश्चन इसमें 14th में, देन 15 देखें, क्वेश्चन नंबर, हाँ आंसर 15 का तो आंसर ना, हाँ 15 के आंसर देख लेते हैं। 15 के आंसर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी, सेकंड का सी, थर्ड का आंसर आता है बी, मेरे पास बी लिखा है, फोर्थ का बी, 5 का ए बी डी, सिक्स्थ वाले का डी, सेवेंथ इज ए, 8 का ए, 9th इज बी, 10th इज बी। ठीक है, ये आंसर हैं जो आप बता रहे हो। तो अब बताओ, इसमें इसमें आपका फर्स्ट का आंसर है बी एंड सी बोथ, सी भी नहीं, सी लिखा है क्या, एक मिनट, ए आएगा क्या, और एक्स क्या था, एक मिनट, पी आई क्या है, इनिशियल प्रेशर सिस्टम बिफोर द इतना पी आई, आफ्टर लैप्स ऑफ टी टाइम टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम इंक्रीज्ड बाय एक्स यूनिट, total pressure increased by x unit and became P1 PT, sorry, the rate constant। तो क्या ये भी आ रहा है क्या, फर्स्ट भी आ रहा है, देखते हैं। अच्छा, मुझे इसका आंसर तो नहीं लिखा है मेरे में, ए से बन रहा है बी प्लस सी, ये पी इनिशियल है, ये पी आई माइनस पी हुआ, पी हुआ, पी हुआ, और प्रेशर इंक्रीज, पहले पी आई प्रेशर था, और अब प्रेशर हो गया पी आई प्लस पी का, है ना, तो प्रेशर इंक्रीज तो P हुआ, और वो x के बराबर है, ऐसा, हाँ तो फिर तो ए हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे, तो प्रेशर इंक्रीज्ड बाय x यूनिट, हाँ तो इसमें ए और बी होगा, ए एंड बी, ठीक कह रहे हो। फिर कुछ और पूछना है इसमें, बताओ, कोई और क्वेश्चन, कोई और पार्ट, फिफ्थ का डी, ओके, पांचवें का डी पार्ट, इसमें ऐसा कह रहा है कि द कर्व सी फॉर द, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सी पूछ रहे हो ना, कर्व सी इज फॉर गैस एक्स, ऐसा क्या लिखा है, एक मिनट, कर्व एबीसी दिया है, गैस एक्स है 273 केल्विन पर, करेक्ट स्टेटमेंट, कर्व ए मे बी ऑफ सेम गैस बट एट हायर टेम्परेचर, तो क्यों भाई, टेम्परेचर बढ़ाओ ग्राफ राइट में शिफ्ट होता है, तो इसमें यहाँ पे फ्रैक्शन है, यहाँ पर स्पीड है, सबको पता है जो ग्राफ बनते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से राइट में शिफ्ट होता है ना, और मोलिकुलर वेट बढ़ाने से लेफ्ट में शिफ्ट होता है। आपने सी पूछा था ना पहले, तो डी पूछा है, कर्व बी मे बी लाइटर गैस बट एट सेम टेम्परेचर, एक मिनट रुको, डी मैंने टिक तो कराया है ना, ए बी डी लिखा है, हाँ
अब क्या डी में प्रॉब्लम लग रही है सर? ओके, तो देखो सी, जो सी वाला कर्व है वो ये है और बी वाला कर्व ये है। कह रहा है कि जो कर्व बी है मे बी ऑफ लाइटर गैस, ये लाइटर गैस है, मोलिकुलर वेट कम करेंगे तो राइट मूव करेगा एट सेम टेम्परेचर, तो ठीक तो है। लाइटर गैस के लिए तो ग्राफ राइट में जाता है ना? ठीक है मेरे ख्याल से। तो कुछ और किसी को इसमें बताओ, है ना? हो गए बाकी क्वेश्चंस? 5 का बी पार्ट, 5th का बी, कर्व बी मे बी ऑफ सेम गैस। बेटा देखो ये चीज समझो, इसमें क्या है, जैसे ये गैस है, मान लो कोई पर्टिकुलर गैस है, तो ये M1 और T1 है, ठीक है, और ऐसे कुछ ग्राफ गिवन है, तो ये M2 T2 का है, ये M3 T3 का है। तो आपको जो ग्राफ है ना, जब राइट में शिफ्ट होता है तो इसका मतलब T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, और अगर मोलर मास कंपेयर करोगे तो उल्टा होता है, M1 लेस देन M2 लेस देन M3, है ना? तो आ तो रहा है मेरे ख्याल से बी ऑप्शन। कुछ गड़बड़ लग रहा है? इसमें कह रहा है कर्व बी, मतलब ये बी कर्व है, ये सी कर्व है, तो बी जो कर्व है वो सेम गैस का हो सकता है और टेम्परेचर हाइयर, ठीक है, टेम्परेचर हाइयर पे थोड़ा सा है ना, ये तो हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है, गैस सेम हो टेम्परेचर हाइयर हो। नहीं, मैक्सवेल ग्राफ तो थ्योरी में आए। और कुछ तो होमवर्क में सीट में S2 दिया था, सॉलिड स्टेट का एडिशनल भी दिया है। ओके, सीट में S2 देख लो पहले, है ना? सीट में S2 एक्सरसाइज में बताओ भाई, शायद 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6 दिया था, 6 नंबर यहां पर मैंने उल्टा लिख दिया है ऐसा। मोलर मास हैवियर होना चाहिए, हाँ, तो मोलर मास इसका आधा होगा, M1 ग्रेटर देन M2 ग्रेटर देन M3, तो सही मैंने उल्टा लिख दिया है, सही कह रहे हो। तो M1 ग्रेटर देन M2 ग्रेटर देन M3, सही है, हैवियर गैस लेफ्ट में आएगी, सही कह रहे हो। ओके, तो अपन क्या बात कर रहे थे, सीट में S2 का 6 नंबर पूछ रहे हो आप भाई, 5th वाला बी। ओके, पांचवा और छठा देख लो भाई, S2 में पांचवा और छठा, कर दो इसको ना। ओके, S2 में 5 और 6 नंबर, इसमें पांचवें में बोल रहा है प्रेशर ओवर 1000 ml ऑफ लिक्विड इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 1 बार टू 1001 बार। तो क्या कह रहा है, अंडर एडियाबेटिक कंडीशन इफ द फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज 990 ml, डेल्टा डेल्टा निकालना है, एज्यूमिंग लीनियर वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद प्रेशर। तो देखो पहले तो ये समझ लो कि भाई लिक्विड दे दिया, तो लिक्विड दे दिया तो फिर हमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि फॉर्मूले हमारे बहुत कम ही वैलिड है इसके लिए। तो प्रेशर ओवर 1000 ml ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज फ्रॉम 1 बार टू 1001 बार। तो पहले प्रेशर कितना है, 1 बार, 1000 ml लिक्विड है, तो वॉल्यूम 1000 ml है और प्रेशर है 1 बार, तो यानी कि 1000 ml और 1 बार इस कोऑर्डिनेट पे हम हैं। अब प्रेशर बढ़ा के 1 बार से 1000 बार कर दिया और वॉल्यूम में थोड़ा सा कमी आई, 990 ml हुआ, तो ग्राफ कुछ ऐसा देखो, कहते हैं लीनियर ग्राफ भी बोल दिया इसने, ये लीनियर ग्राफ है। प्रेशर आपका 1001 बार आपने कर दिया और वॉल्यूम कितना हुआ, 990 ml। देखो वॉल्यूम में लगभग लगभग ना के बराबर चेंज है, आप लिक्विड पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तब भी वॉल्यूम नेग्लिजिबल चेंज है। अब मुझे निकालना क्या है, डेल्टा यू। अच्छा, कुछ और भी लिखा है कि एडियाबेटिक कंडीशन है, तो लिक्विड है और क्यू की वैल्यू 0, तो डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू। तो क्या मैं एरिया अंडर कर्व से वर्क निकाल सकता हूं, ये वर्क आ जाएगा यहां से, कर लेंगे वर्क, ठीक है ना? आसानी से निकाल लेंगे, ट्राइंगल है बीच का, नीचे का स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी है बना के करके कर लेंगे, ठीक है, करके दिखाऊं? हाँ, सही है, ये लिक्विड है ना बेटा,
गैस के लिए नहीं लगा पाएंगे ना, ये लिक्विड के लिए बात कर रहा है। तो लिक्विड में तो अपन करेंगे कि भाई इसने ऐसा बोला है कि लिक्विड लिक्विड में अपन पैसा बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम में नेग्लिजिबल चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये वर्क डन हम निकाल लेंगे। एक तो हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हुआ यहां से 990 और 1000 है ना, तो 10 ml इंटू हाइट, हाइट कितनी हुई 1000 बार, तो 1000 बार है ना, प्लस ये बेस का नीचे वाला कितना हुआ नीचे 1 बार, या हाइट है इसकी, और 10 प्लस 1 इंटू 10, ये बार ml, ठीक है, दोनों बार ml में आ रहे हैं। तो कितना होगा ये हो गया 5000। इसमें हम क्या करें, अच्छा इसमें लीटर में ले लेते हैं क्या, बार लीटर में आंसर किसमें चाहिए उसको, कुछ दिया नहीं है, तो भाई 1000 कर देते हैं, ठीक है, तो बार लीटर कर देते हैं इसको, ठीक। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये क्या 5, ये 5 हो गया इधर, और वो हो गया प्लस 0.01 ऐसा बार लीटर। सही कर रहा हूं ना, कैलकुलेशन देख लेना आप लोग, 1000 ये है ना, ठीक है। ये डेल्टा यू आ गया, देखो क्या आंसर है, जूल में दिया हुआ है। तो बार लीटर को हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो 5.01 बार लीटर, तो ये बेटा 501 जूल है ना, क्या दिया देखो, सही है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डेल्टा यू या डब्ल्यू। अब डेल्टा एच निकालना है, तो आपको पता ही है लिक्विड के लिए हमेशा यूनिवर्सल फॉर्मूला डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1, इससे निकाल लेना, ठीक है, यूनिट का ख्याल रखना बस, ठीक। फिर छठा वाला क्वेश्चन देखो, 6th नंबर। 6th नंबर में क्या कह रहा है, 500 किलो बार प्रेशर, तो यानी 510⁻³ बार प्रेशर है, उसमें डेंसिटी डायमंड और ग्रेफाइट की गिवन है आपको एट सर्टेन टेम्परेचर T। ओके, दो डेंसिटी गिवन है और 500 किलो बार प्रेशर है। डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू का मॉड निकालना है फॉर कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ग्रेफाइट टू 1 मोल डायमंड। तो बेटा ग्रेफाइट है 1 मोल, उसको कार्बन डायमंड में कन्वर्ट करना है, और हमें डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू का मॉड निकालना है। अब आप सोच लोगे इसमें कैसे लगा सकते हैं, क्या ऑप्शन है आपके पास, केवल एक ही तरीका है, सॉलिड लिक्विड की बात कर रहा है, डेल्टा एच डेल्टा यू है, P2V2 माइनस P1V1, कोई तरीका तो आएगा ही नहीं दिमाग में यहाँ पे, गैस एस तो है ही नहीं यहाँ पर अपन सोचे, और रिएक्शन अलग से, रिएक्शन या कोई भी आपका कन्वर्जन है जो भी है, तो किसी ना किसी तरह से प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर तो मुझे पता ही है, तो प्रेशर तो पहले पता है 510⁻³ V2 माइनस V1, तो वॉल्यूम ऑफ डायमंड माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अब इसमें जो दे रखा है कि दोनों की डेंसिटी गिवन है, तो 1 मोल ग्रेफाइट है, तो 1 मोल का मतलब 12 ग्राम ये भी था, 12 ग्राम ये भी है, और डेंसिटी कितनी है इसकी, ग्रेफाइट की दे रखी है 2 और इसकी डेंसिटी दे रखी है 3, तो मास अपॉन डेंसिटी वॉल्यूम तो 6 ml और ये 4 ml, तो बस यहां पर रख देंगे, यूनिट का ख्याल रखेंगे और कर देंगे, है ना, ठीक है। और क्या दिया था होमवर्क में, इसमें सीट में कुछ और दिया था नहीं, एडिशनल दिया था सॉलिड स्टेट का, और लिक्विड का ही बचा बहुत पहले का, है ना, ये सीट किसकी थी, आपकी थी। तो सॉलिड का एडिशनल देख लो क्या था, 11 से 15, देखो कुछ पूछना हो बताओ, 14 वाला 11 से पूछना कुछ किसी को, 14 नंबर, ओके चलो भाई देखो ओपन करो जरा, एडिशनल क्या है भाई 11 से 14 नंबर में क्या कहानी है, S2 का 6 में डाउट है, ठीक बता ही दिया मैंने। ओके तो एडिशनल है ना, ठीक है खोल लेता हूं मैं, बैंक स्टेट का 14 नंबर। अब बेटा बी में, हाँ बच्चे ने पूछा भी था तीसरी क्लास के बाद, कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी स्ट्रक्चर में मेटल्स में 12 है, ठीक है, तो बी ऑप्शन बोल रहे हो, ऐसा बी में डाउट है, each atom touches 4 in same layer, 4 in above, 4 in below। तो इसको आप ऐसे देखो कि आपने जब एफसीसी देखा है स्ट्रक्चर उसका, तो
यहां पर 4 एटम एक लेयर में, 4 ऊपर की लेयर, 4 नीचे की लेयर में टच करता है, ठीक है। तो एक एटम, जरा इसको देखो, फेस सेंटर एटम, ये कितने को टच करता है? 12 को। 12 कौन से एटम होते हैं? 4 तो ये कॉर्नर वाले, और फिर 4 कौन होते दूसरे? ये फेस सेंटर वाले टच करते हैं ना आपस में अंदर की तरफ, एक पीछे वाला, एक ये वाला, 4 फेस सेंटर, और 4 इधर वाले, तो 4 इस प्लेन में, 4 इधर वाले प्लेन में, और 4 इधर वाले प्लेन में, 12। ठीक है, इस तरह से आप देखो। ठीक, और बताओ सी ऑप्शन। ये तो बेटा अपन ने जब लेयर्स बनाई थी ना एफसीसी की, एफसीसी कैसे बना था? सीसीपी से बना था ना। आप जब बॉल्स रख रहे थे, हेक्सागन सीट बनाई थी, तो ध्यान है आपको, एक बॉल 6 को टच करती थी, फिर 3 बॉल इसके ऊपर वाली ली थी अपन ने, 3 नीचे थी इसके, नहीं याद है? तो वही वाला है कि एक जो बॉल है 6 अगल बगल, 3 ऊपर 3 नीचे को टच करती थी, तो हम लोगों ने लेयर को रख के हमने समझा था कि एफसीसी कैसे बनता है वहां पर। ठीक है, तो ये हो गया। पूछना है कुछ और इसमें? 15 तक दिया था। ओके, देन उसके बाद कितने बच रहे हैं क्वेश्चन इसमें? 28 तक है। ठीक है, बाकी तो कोई खास इतने ज्यादा आसान टफ नहीं है। और बताओ इसमें और क्या था? लिक्विड का, लिक्विड का देख लो, खत्म करो उसको, पहले भी एक बार हो चुका है डिस्कशन में। किसका? लिक्विड का 29। चलो भाई, 29 में क्या कहानी है? ओके, एक आइडियल सॉल्यूशन है, उसको प्रिपेयर किया गया बाय डिसॉल्विंग सम अमाउंट ऑफ सुगर केन in 0.9 gram water. The solution was then cooled just below its freezing point of 271 Kelvin, where some ice gets separated out. The remaining solution registered a vapor pressure of 700 torr at 373 Kelvin. Calculate the mass of ice separated out. Molar heat of fusion of water दे रखा है, molar heat of fusion, यानी डेल्टा HF दे रखा है, डेल्टा H फ्यूजन का दे रखा है 6 किलो जूल का। KF नहीं गिवन है, तो क्या आप KF निकाल सकते हो फॉर्मूले से? डेल्टा HF गिवन है ना आपको, याद है फॉर्मूला क्या था? RTF नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन, है ना, मोलर मास ऊपर लेके, याद है? चलो देख लेते हैं। तो बेटा इसमें सबसे पहले तो आप KF निकालोगे, तो KF हो जाएगा RTF नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन पर मोल है क्या? मोलर हीट, हाँ, तो फिर इसमें 18 से मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं सॉल्वेंट से, ये फॉर्मूला लिक्विड का। तो यहां पे हम देख लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट 273 वाटर का, 1000 हीट ऑफ फ्यूजन कितना दे रखा है? 6 किलो जूल, तो ये किलो जूल में है, तो आर की वैल्यू किलो जूल में 8.314 बाई 1000। ठीक है ना, ये किलो जूल, तो ये भी किलो जूल में लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना होता है। तो आर टी एफ नॉट स्क्वायर 1000 इंटू डेल्टा एच इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट 18। ठीक, ये हमारे पास के एफ आ जाएगा। अब आप देख लेना के एफ की वैल्यू जो आती है, और कैलकुलेट कर लो आप लोग, देख लो। फिर दूसरा क्या करना पड़ेगा, इसमें डेल्टा टी एफ गिवन है 2 का, है ना, और सॉल्यूट के मोल आ जाएंगे 16.2। इसमें क्या कह रहा है, सॉल्वेंट 0.9 ग्राम वाटर है, तो इसमें कह रहा है कि द सॉल्यूशन वाज देन कूल्ड बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन वेयर सम आइस गेट सेपरेटेड आउट। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू एम। डेल्टा टीएफ क्या हो गया? 273 माइनस 271, केएफ यहां से निकाल लोगे, है ना, तो केएफ जो भी आएगा वो कैलकुलेट कर लेना यहां से। और मोलैलिटी क्या होता है? सॉल्यूट के मोल मुझे नहीं पता, सॉल्यूट के मोल कितने हैं, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, 0.9 ग्राम वाटर लिखा हुआ है, तो 0.9 इंटू 18 ग्राम बाई 1000, तो सॉल्यूट के मोल निकल आएंगे इससे। अब तुमसे कह रहा है कि इसमें कुछ आइस भी सेपरेट हो गई, थोड़ा सा टेम्परेचर कम किया तो आइस सेपरेट हो गई, ठीक है, हम आइस सेपरेट मान लेते हैं। तो जो बचा हुआ एक्वस सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर 700 टॉर आ रहा है 373 केल्विन पर, तो 373 केल्विन यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पर, तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा 373 केल्विन पे वाटर का प्योर स्टेट में, T0 760 टॉर,
और सॉल्यूशन में कितना दे रखा है 700, तो 760 माइनस 700 डिवाइड बाई 700 पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू मोलैलिटी से निकाले, लेकिन इसमें क्या कह रहा है ना कि इसको इसमें होता है क्या, स्मॉल एन बाई कैपिटल एन होता है ना, तो एन तो में निकाल लिया सॉल्यूट के मोल वहां से, इसको यहां पुट कर देंगे। अब इसमें से मान लेते हैं कि x ग्राम वाटर फ्रीज हो चुका है, तो वाटर कितना बच गया, ये हो गया तुम्हारा कितना है 16.2, 16.2 ग्राम वाटर में से x ग्राम वाटर फ्रीज हो गया डिवाइड बाई 18, तो इससे x निकालना है आपको कितना फ्रीज हुआ है ना, तो x ग्राम वाटर फ्रीज हो गया, ये मान लिया हमने यहाँ पे। थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन था, पहले KF निकाला, फिर उससे हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूट के मोल निकाले, सॉल्यूट के मोल से फिर यहाँ पे सॉल्वेंट का मास कितना फ्रीज हुआ वो निकाला। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट भी था, है ना, पहले एक बार मेरे से भी नहीं हुआ था ये जल्दी में, ठीक है, बाद में फिर दोबारा हुआ। लास्ट वाला, लास्ट में एक रिएक्शन है, वो तुम्हें थोड़ा सा अभी आपको नहीं पता, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है, मैं बता देता हूँ है क्या रिएक्शन। ये एक टेस्ट है पोटेशियम आयन का या फिर किसी आयन का होता है, क्यूप्रेस का, क्यूप्रिक का, आपको बताया जाएगा इनऑर्गेनिक में। जब आप सॉल्ट्स को पढ़ने के बाद एसिडिक और बेसिक रेडिकल पढ़ोगे तो वहां बताते हैं इसको। इसमें होता क्या है, जो K4FeCN6 है वो CuCl2 से रिएक्शन करके कन्वर्ट होता है Cu2FeCN6 में, चारों पोटेशियम चले आते हैं प्लस 4 KCl, और बैलेंस करें तो 2 Cu है 4 Cl, तो 2 यहां पे। ये एक्चुअल में क्या है, तुम्हें ये टेस्ट है क्यूप्रिक आयन का, और ये ब्लड रेड कलर का पीपीटी बनता है, ऐसा कुछ है ना, जब मैं बता देंगे, बता दिया है, ये ब्लड रेड ही होता है क्या, और मुझे याद नहीं शायद ऐसे कुछ था, है ना, देख लेना जो भी है। तो ये रिएक्शन होगी। अब क्या कह रहा है, इसका 0.1 मोल है, इसका 1 लीटर 0.2 कैपिटल एन है, और इसका 0.1 मोल ऐड किया, 0.1 मोल इसमें ऐड किया, इसके मोल कितने हैं 0.2 मोल, दोनों एलआर हो गए। ये पीपीटी है, इसके मोल लोगे नहीं, एक से बनेगा 4, तो 0.4 मोल इसके बनेंगे, तो कंटेनर में आफ्टर रिएक्शन केवल 0.4 मोल KCl के हैं, ठीक। अब मुझे निकालना क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई इक्वल टू ICRT, तो KCl में कितने आई होगा 2, C कितना हो गया 0.4/1 RT, इससे निकाल लेना, ठीक है। ये रिएक्शन मुझे लगा चलो आपको नहीं पता है, इसलिए मैंने कहा था कि आपको नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो थ्योरी में आते हैं, बहुत लंबा टाइम हो गया इसको डिस्कस करते करते। तो एडियाबेटिक प्रोसेस हम लोग कर रहे थे प्रीवियस क्लास में, याद होगा आपको, हम लोगों ने उसके फॉर्मूले देख लिए थे, है ना, जब कर रहा हूं ना, चलो देखो प्रीवियस क्लास में सुनना ध्यान से, हम लोगों ने जहां तक किया है एक बार मैं याद दिला देता हूं आपको, और फिर आई कंटिन्यू करते हैं, मतलब मेनली एडियाबेटिक से स्टार्ट कर रहे हैं। एडियाबेटिक में हमने ये देखा कि 4 तरह की एनर्जी की बात करेगा, Q की वैल्यू 0, डेल्टा U W बराबर, और वो हो जाएगा NCV T2 माइनस T1 से, और डेल्टा H कैसे निकालोगे NCP T2 माइनस T1 से, ठीक। CV की वैल्यू होती है R अपॉन गामा माइनस 1, CP माइनस CV इक्वल टू R, उससे हमने निकाला था। हमने जब पुट किया तो हमारे पास इससे 2 फॉर्मूले और बन गए, NR T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1, या P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1, इसी से वर्क निकलेगा, इन तीनों में से किसी से वर्क निकाला जाएगा, ठीक। अच्छा वो करेगा क्या, क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए एक टेम्परेचर को गायब कर देगा, या एक प्रेशर को यहां से गायब कर देगा, और उसको कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड होंगे फॉर द केस ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस आता है तो ये अननोन टेम्परेचर कैसे निकालोगे, टीवी की पावर गामा, या टीवी की पावर गामा माइनस 1, या टी की पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट,
इनमें से किसी फॉर्मूले से अननोन टेम्परेचर निकालोगे या अननोन प्रेशर निकालोगे इन द केस ऑफ रिवर्सिबल। और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस आता है तो आपको लगाना है NCV T2 माइनस T1 इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल NR T2 बाई P2 माइनस NR T1 बाई P1। इस फॉर्मूले से आपको अननोन टेम्परेचर निकाल के पुट करके आंसर निकालना है। यही तक किया था। तो अपन क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो हम लोगों ने फॉर्मूले देख लिए, अब न्यूमेरिकल, फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ग्राफ ऐसे जैसे हम कर रहे थे आशुतम में वैसे ही कर रहे हैं। तो क्वेश्चन लिखो, न्यूमेरिकल है, लिखो 1 मोल ऑफ नॉन लीनियर, क्वेश्चन लिखो 1 मोल ऑफ नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ नॉन लीनियर triatomic ideal gas, triatomic ideal gas is 1 mole of non-linear triatomic ideal gas is subjected to adiabatic process, is subjected to adiabatic process, is subjected to adiabatic process from 16 atm 16 atm 300 Kelvin, 16 atm 300 Kelvin to 1 atm to 1 atm। calculate q w delta u delta h, q w delta u delta h if process is q w delta u delta h if process is a part reversible, b part irreversible, if process is a part reversible, b part irreversible। करो, नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक आइडियल गैस CV जरूरत पड़ेगी तुम लोग को, 3R होता है, लिख लो CV इक्वल टू 3R। नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक आइडियल गैस का CV 3R। डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन को लिए बगैर अपन करते हैं ना, तो बिना वाइब्रेशन के CV 3R लिख के कर लेना। अब इतना टाइम लगाओगे तो याद तो आएगा नहीं तुम लोगों को, तो इसलिए लिख लो CV 3R है, फिर करो, CV 3R की वैल्यू है।
तो कर सकते हो आप, है ना। पहले तो आपको देखो क्या है, यहां पर मोल 8 दिया था, n इक्वल टू 1, आइडियल गैस है, सीवी दे रखा है 3R के बराबर, है ना। और 16 एटीएम 300 केल्विन से 1 एटीएम तक प्रोसीड कर रहे हो तुम लोग। तो आप अगर ध्यान दोगे तो फॉर्मूले में डेल्टा यू या डब्ल्यू, एन सीवी T2 माइनस T1, एन तो पता है, सीवी भी पता है, T2 नहीं पता। तो अगर एन सीवी T2 माइनस T1, T2 निकालने आंसर आ जाएगा। तो एम तो बस T2 निकालने का है ना। तो यहां पर मुझे T2 को फाइंड आउट करना है एडियाबेटिक में। कैसे निकाल सकते हैं वो हमें पता है, फॉर्मूले हैं हमारे पास, है ना। देखो जरा सा पहला वाला टेम्परेचर 150 केल्विन टेम्परेचर बता रहे बच्चे पहले पार्ट का, और एक बार टेम्परेचर आ गया फिर तो डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा सब निकाल सकते हो, है ना। करो, आराम से आएगा वो टेम्परेचर। नहीं 600 नहीं आएगा, 150 आएगा टेम्परेचर, 150 केल्विन आएगा। अरे आंसर बता रहे हो, डेल्टा यू या डब्ल्यू -450 आएगा, -450 आएगा, डेल्टा यू डब्ल्यू -600 डेल्टा एच -600 आएगा। तो करें, देखो बेटा इसमें क्या है, ए पार्ट रिवर्सिबल है ना, तो रिवर्सिबल जब भी क्वेश्चन आए एडियाबेटिक में थोड़ा कोशिश करना देखने का कि पहचानने है कि रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल अगर आता है तो टेम्परेचर निकालने के फॉर्मूले को पता ही है, टी वी की पावर गामा -1 या पी की पावर 1 माइनस गामा, ऐसा कुछ होगा। तो हम क्या करेंगे, P1 की पावर ऑफ 1 माइनस गामा, T1 की पावर गामा, P2 की पावर 1 माइनस गामा, T2 की पावर गामा, है ना, ऐसा कुछ है। अब यहां पर एक मिनट रुकना आप लोग, है ना, अब देखना करो उसको, सेकंड पार्ट देखो। इसमें देखो यहाँ पे क्या करेंगे, T1 की पावर 1 माइनस गामा, T1 की पावर गामा, हम एक काम करते हैं इसको लिखते हैं T1 बाई T2 की पावर ऑफ 1 माइनस गामा इक्वल टू T2 बाई T1 की पावर ऑफ गामा, ठीक है ना। अब यहाँ पे P1 कितना था 16 और ये था 1, तो 1 माइनस गामा, गामा कितना हो गया, सीवी इतना है, तो सीपी कितना हो जाएगा 4R, सीपी होता है सीवी प्लस आर, तो बेटा यहां से गामा निकाल लेना 4/3, सीपी बाई सीवी है ना, तो ये है सीपी बाई सीवी यानी 4/3, यहाँ पे 4/3 पुट करेंगे, 1 माइनस 4/3 इक्वल टू T2 कितना है पता नहीं, T1 कितना है 300, 300 की पावर गामा, गामा कितना है 4/3, ठीक है। अब ये -1/3 और ये 3 3 कैंसिल कर देंगे, थोड़ा मैं स्टेप्स हटा दे रहा हूं बीच में,
16/1 ये हो गया माइनस ऑफ 1/3 डिवाइड बाई 4/3 इक्वल टू T2/300। समझ रहे हो ना? तो 3 कैंसिल, -1/4 हो गया, 2⁴ हो गया। तो ये आराम से कैलकुलेशन करके आ जाता है। ये हो गया 2⁴ माइनस ऑफ 1/4 इक्वल टू T2/300। 4 कैंसिल हुआ, T2 कितना हो गया? 150 केल्विन का, 150 केल्विन का T2 हुआ। और एक बार टेम्परेचर आ गया तो तुमको निकाल ही सकते हो, डेल्टा U इक्वल टू W इक्वल टू NCV T2 माइनस T1। तो N कितना है? 1, CV कितना है बच्चों? 3R, T2 कितना है? 150 माइनस 300, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 450R। और डेल्टा H इक्वल टू NCP T2 माइनस T1। तो बेटा ये 1 इंटू 4R इंटू T2 150 माइनस 300, तो यानी कितना होगा ये? -600R। देखो प्रेशर घट रहा है ना, एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन में वर्क नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव आएगा, अपने आप आएगा, हम कुछ करना नहीं है वहां पे। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो जरा सा, इररिवर्सिबल है ना। क्या आंसर आ रहा है? टेम्परेचर कितना आ रहा है? 230 केल्विन के आसपास आता है, 229 पॉइंट समथिंग आएगा, 230 केल्विन मान लो उसको। तो इररिवर्सिबल में क्या करोगे? NCV T2 माइनस T1 इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल NR T2 बाई P2 माइनस NR T1 बाई P1। ठीक है, तो बेटा ये CV कितना ले लेंगे? 3R, तो N इंटू 3R इंटू T2 माइनस T1, T1 कितना है? 300 इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल, P एक्सटर्नल कितना है? फाइनल प्रेशर 1। NR को मतलब रखना नहीं वैल्यूज, उसको मत रखना NR को। T2 बाई P2 हो गया 1 माइनस NR इंटू 300 बाई 16। सही कर रहा हूं ना? अब बेटा NR तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ये केवल रह जाएगा 3 टाइम्स ऑफ T2 माइनस 300 इक्वल टू माइनस T2 प्लस 300 बाई 16। ये हो जाएगा 3T2 प्लस, तो 4T2 इक्वल टू 900 प्लस 300 बाई 16। इसको सॉल्व करोगे, हाँ, तो इससे तुम सॉल्व करके पाओगे 230 केल्विन के आसपास की वैल्यू, 229 पॉइंट समथिंग। ठीक, और एक बार टेम्परेचर आ गया तो फिर डेल्टा U और W तो निकाल ही सकते हो। तो NCV T2 माइनस T1 तो कितना होगा ये? -210R है ना। और डेल्टा H भी निकाल सकते हैं फिर आप अपन, क्या हो जाएगा? 1 इंटू 4R इंटू 230 माइनस 300, तो -280R शायद। ठीक है, डाउट है किसी को? मैं जो बताया तो वैसे अपन ने किया था कैलकुलेशन में, करोगे इतना तो। अगला क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट आंसर तरत, देखो उसको ट्राई करो। लिखो, क्वेश्चन बोल दो, उसके बाद आप नोट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन लिखो जल्दी से, क्योंकि थ्योरी बतानी है कुछ बहुत कुछ। लिखो 1 मोल ऑफ, क्वेश्चन नोट कर लेना पहले आप, मतलब क्वेश्चन लिख लो फिर ये सॉल्यूशन नोट कर लेना। 1 मोल ऑफ नॉन लीनियर, 1 मोल ऑफ नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ नॉन लीनियर triatomic ideal gas, 1 mole of non-linear triatomic ideal gas is subjected to adiabatic process. 1 mole of non-linear triatomic ideal gas is subjected to adiabatic process, is subjected to adiabatic process from 1 atm, 300 Kelvin, फ्रॉम 1 atm, वापस करेंगे अपन, वापस ले आएंगे उसको, 1 atm, 300 Kelvin to 16 atm, 1 atm 300 Kelvin to 16 atm। कैलकुलेट वर्क, इस बार कोई वर्क निकाल रहे हैं।
कैलकुलेट वर्क इफ प्रोसेस इज ए पार्ट रिवर्सिबल बी पार्ट इरिवर्सिबल। एक बार नहीं कर पाए अगली बार तो कर ही लोगे, है ना। सेम क्वेश्चन दिया है सेम पैटर्न पे, करके देखो, करो वापस करो। करो इसको, देखो एक मिनट। हुआ क्वेश्चन क्या, कितना आ रहा है, टेम्परेचर कितना आ रहा है इसका 600 और ये 900 आ जाएगा। नहीं, डेल्टा इस तो मैंने बनाई पूछी नहीं है। और इसमें अच्छा कर रहे हो, ये टेम्परेचर कितना आ रहा है 975, 1425 केल्विन आएगा और फिर आ जाएगा, और फिर आ जाएगा वहां से। ओके, तो इसको रब कर रहा हूं मैं। हाँ कर देता हूँ सर, पहले सॉल्व देखो जिनको नहीं हो रहा है एक बार देख लें, थोड़ा शॉर्ट में मैं कर रहा हूँ। ये हमारे पास P1 ये फॉर्मूला हुआ। अब मेरे पास पहले का प्रेशर है 1 एंड द लास्ट प्रेशर इज 16, टेम्परेचर यही रहेगा। सॉल्व करेंगे इसको 1/16 करके, तो ये जगह 2 की पावर -4 में ऐसा कुछ, और ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 600 केल्विन, और फिर हम 600 यहां पुट कर देंगे। That will give us 900 R as work, 900 R वर्क दे देगा, ठीक है। फिर इरिवर्सिबल में हमारे पास यही फॉर्मूला है आपके सामने, N वही है CV T2 - T1 - P एक्सटर्नल, तो 16 से 1 है तो ये 16 होगा, और ये 16 है, ये 1 है, ठीक। N CV T2 - 300, ठीक है ना, ऐसे करेंगे। और फिर इसको अंदर ले लेंगे तो ये -2 ये +16 इंटू 16 हो जाएगा, नहीं। और इसको जब सॉल्व करते हैं आप लोग तो ये T2 कितना आएगा 1425 केल्विन, ठीक है।
और फिर हम लोग वैसे ही कर रहे हैं कि भाई NCV T2 माइनस T1, तो 1125 इंटू 3375 R, ऐसे ही ना? ठीक है, चलो नोट करना है नोट कर ले, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आधा मिनट का, है ना? कुछ तो लिख ही चुके होगे तुम लोग, आगे लिखना होगा, थोड़ा सा लिखना होगा, नोट कर लो। ओके, एक स्टूडेंट ने बताया आंसर इधर भी 900R और 3375R, सही है ना? वही आंसर है, ठीक है। लिखा आप लोगों ने? क्या हो गया? देखो यहाँ पर ये हमारे पास हो गया न्यूमेरिकल्स, ठीक है, हम लोगों ने फॉर्मूले देख लिए, न्यूमेरिकल्स कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, देखो ध्यान सुनो जल्दी से इधर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, characteristics of adiabatic process. Characteristics of adiabatic process. तो उसमें 4 पॉइंट हमें देखने समझने हैं। अगर हम पहले एक्सपेंशन को कंपेयर करें तो कंप्रेशन आपके सामने ही लिखा हुआ है, तो किसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क ज्यादा है, रिवर्सिबल में कि इरिवर्सिबल में? वर्क का मैग्नीट्यूड इरिवर्सिबल में, है ना? और अगर मैं एक्सपेंशन देखूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, एक में था 450R और दूसरे में था 210R वर्क, नहीं, पहले में था 450R मैग्नीट्यूड वाइज और 210R, तो अगेन उसमें रिवर्सिबल में वर्क ज्यादा था, है ना? तो हमने क्या पीछे पढ़ा भी था, आइसोथर्मल में यही पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर एक्सपेंशन है तो गैस वर्क करेगी, हमें वर्क मिल रहा है, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा वर्क मिले। एक्सपेंशन में गैस वर्क करती है, हमें वर्क मिलता है, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा वर्क मिले, ज्यादा से ज्यादा वर्क किसमें मिलेगा? इन द केस ऑफ रिवर्सिबल। जब कंप्रेशन है तो हमें वर्क करना पड़ रहा है, हम चाहते हैं कम से कम वर्क करें, किसमें कम से कम वर्क करना पड़ेगा? इन द केस ऑफ रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल इज मोर एफिशिएंट देन इरिवर्सिबल प्रोसेस। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है साफ साफ। तो एक पॉइंट तो यही लिखा दूंगा मैं, है ना? पूरा लिखाऊंगा नहीं, खाली लिख दूंगा स्टेटमेंट कि रिवर्सिबल इज मोर एफिशिएंट देन इरिवर्सिबल, यहां से भी प्रूव हो रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या है, वो थोड़ा नया से है, 3 सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट पहले अपन लिखते हैं, वन बाय वन देखते हैं, तो सबको समझाना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट लिखो, वही है, रिवर्सिबल प्रोसेस इज मोर एफिशिएंट, रिवर्सिबल प्रोसेस इज मोर एफिशिएंट देन इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस इज मोर एफिशिएंट देन इरिवर्सिबल प्रोसेस, देन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहां पे भी हम बच्चों अगर एक्सपेंशन पे थोड़ा फोकस करें तो वर्क डन रिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड वाइज और वर्क डन इरिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड वाइज ये था 450R, दिस वाज 210R। और अगर मैं कंप्रेशन की बात करूं, आप चाहो तो लिख लो वही वाला कॉन्सेप्ट जो पीछे हमने देखा था, यहां पर भी हमने यही चीज को वापस रिपीट होते हुए देखा है। तो वर्क डन रिवर्सिबल और वर्क डन इरिवर्सिबल, ये आ रहा है 3375R एंड ये आ रहा था 600R, कितना आ रहा था? ये कितना था? 900R आ रहा था, 900R। तो अगेन रिवर्सिबल इज मोर एफिशिएंट, यहां पर भी क्लियरली एविडेंट है ये चीज। सेकंड पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है, सेकंड थर्ड फोर्थ, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखना बच्चों सेकंड पॉइंट को, सेकंड पॉइंट देखना यहां पर क्या होता है कि जब एक्सपेंशन होता है तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन, अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूं तो वर्क का साइन क्या होता है? नेगेटिव।
और आइसोथर्म सॉरी एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक में क्यू क्या है 0, तो डब्ल्यू और डेल्टा यू क्या होंगे बराबर, तो डेल्टा यू भी नेगेटिव होगा, डब्ल्यू जगह पे डेल्टा यू। और आइडियल गैस के लिए क्या लिख सकते हैं डेल्टा यू को, NCV T2 माइनस T1 लेस देन 0। इसका मतलब T2 लेस देन T1। तो होता क्या है, अगर आइडियल गैस एक्सपेंशन में पार्टिसिपेट कर रहा है एडियाबेटिकली तो हमेशा कूलिंग होती है, गैस ठंडी हो जाती है। और इसी तरह से अगर कंप्रेशन की बात किया जाए, ड्यूरिंग कंप्रेशन W पॉजिटिव, डेल्टा U पॉजिटिव, डेल्टा U हो गया NCV T2 माइनस T1 ग्रेटर देन 0 यानी T2 ग्रेटर देन T1। तो अगर आइडियल गैस और कंप्रेशन में जा रहा है, कंप्रेशन में जा रहा है एडियाबेटिकली, तो वो हमेशा हीटेड अप हो जाती है गैस, ठीक है। तो ये मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, आप इतना इतना नोट कर लेना, फिर के नीचे लिख लेंगे, ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, during expansion of ideal gas, cooling occurs for adiabatic process, cooling occurs for adiabatic process during expansion of ideal gas, जब गैस एक्सपैंड हो रही है कूलिंग होती है एडियाबेटिक प्रोसेस में। और दूसरी तरफ ड्यूरिंग कंप्रेशन, ऑफ आइडियल गैस, हीटिंग occurs during compression of ideal gas, heating occurs for adiabatic process। ध्यान देना आइडियल गैस होनी चाहिए, कंपलसरी आइडियल गैस होगी तभी हम उसके बारे में सोचेंगे। रीजन क्या है कि आइडियल गैस है तभी आप NCV T2 माइनस T1 लगा पा रहे हो ना। अगर रियल गैस होती तो DU को NCV T2 माइनस T1 थोड़ी ना लिखते, फिर तो साथ में और आता डेल्यू बाई डेल्यू वाला भी टर्म आता, तो हम नहीं कह सकते थे। केवल आइडियल गैस में ही कॉन्सेप्ट चलेगा कि आइडियल गैस ठंडी होगी अगर वो एक्सपेंशन में जा रहा है एडियाबेटिक में। और इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, एक्सपेंशन में गैस ठंडी क्यों जा रही है? वो रीजन हम ऐसा सोचें कि देखो जब एक्सपेंशन हो रहा है तुम हीट दे नहीं रहे हो, गैस जब एक्सपैंड होगी तो अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च करके तो एक्सपैंड होगी ना भाई, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू दे नहीं रहे हो, वर्क करवा रहे हो। जब गैस वर्क करेगी तो अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च करके ही वो वर्क में कन्वर्ट होगा, तो इंटरनल एनर्जी अगर वो कंज्यूम कर रही है अपनी तो उसका टेम्परेचर कूल करेगा। ऐसे यहां पर भी ये कंप्रेशन में भी ऐसे ही हो रहा है, कंप्रेशन में भी यही चीज हो रही है कि जब कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन में भी यही हो रहा है कि कंप्रेशन जब है आइडियल गैस है तो हीटिंग हो जा रही है बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, क्योंकि जब हीट तुमने कंप्रेस किया तो वर्क डन ऑन द गैस है, गैस को कुछ इनपुट मिल रहा है, अब वो हीट के फॉर्म में बाहर तो रिलीज नहीं कर सकता, सारी जितना भी इनपुट है वो उस पर टेम्परेचर बढ़ाने में काम आता है, उस पर इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी टेम्परेचर बढ़ेगा गैस का, ठीक है। तो ये नोट कर लो पहले तो, फिर इसमें स्टेटमेंट एक और लिख लेंगे। बोलो लिखो, फॉर एन आइडियल गैस, नहीं इसी पॉइंट में लिखना नीचे, इसी पॉइंट का है, फॉर एन आइडियल गैस वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, फॉर एन आइडियल गैस वर्क इज डन at the expense of internal energy, for an ideal gas work is done at the expense of internal energy,
at the expense of internal energy for adiabatic process. For adiabatic process. For an ideal gas, work is done at the expense of internal energy फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस. तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क होता है वो इंटरनल एनर्जी की वजह से होता है, उसमें कंज्यूम इंटरकन्वर्जन होता है, ऐसा कुछ लिखना चाह रहे. थर्ड पॉइंट पे आते हैं. थर्ड पॉइंट पे आते हैं अपन लोग. थर्ड पॉइंट पे थर्ड पॉइंट देखते हैं. यहां पर देखो होता क्या है थर्ड पॉइंट में कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे कि हमने स्टार्टिंग किया तो हमने क्या किया था, 1 मोल गैस लिया था 16 एटीएम पे और 300 केल्विन पर. ठीक. फिर हम लोग क्या कर रहे थे, इसको रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली हमने एक्सपेंशन कराया. इसको हम लोगों ने इरिवर्सिबली और रिवर्सिबली एक्सपेंशन कराया था. ठीक. अब हो क्या रहा था, कहां पे हम लोग ले गए थे इसको, पहले क्वेश्चन में 1 एटीएम पे. लिखा ध्यान से, 1 एटीएम, दोनों जगह पे 1 एटीएम हमने किया. अंदर के मोल तो बदलेंगे नहीं, तो एन कितना रहने वाला है दोनों जगह पे, 1. ठीक. अच्छा देखो, दोनों में टेम्परेचर निकालने के तरीके अलग अलग है. ठीक है, यहां का टेम्परेचर निकालने का अलग तरीका था, नॉन टेम्परेचर यहां का अलग था. यहां पर टेम्परेचर आया था 150 केल्विन, वहां 230 केल्विन आया था. तो जो टेम्परेचर फाइनल निकल के आया था दैट वाज 150 केल्विन और टेम्परेचर फाइनल यहां पे 230 केल्विन आया. तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम फाइनल रिवर्सिबल में और वॉल्यूम फाइनल इरिवर्सिबल में, देखो V क्या होता है, nRT बाई P. दोनों तरफ N सेम है, दोनों तरफ R सेम है, दोनों तरफ P भी सेम है, लेकिन T दोनों तरफ डिफरेंट, तो वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा. तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम भी है तो एंड पॉइंट सेम नहीं होता इन द केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस. आइसोथर्मल में याद है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और फाइनल प्रेशर सेम किया तो अपने आप एंड पॉइंट भी सेम हो जाता था. यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तब भी एंड पॉइंट डिफरेंट होगा, ये दोनों सेम नहीं होंगे इन द केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि टेम्परेचर निकालने के मेथड अलग अलग है दोनों जगह पे. सेम तरीके से नहीं. आइसोथर्मल में क्या था, तो आइसोथर्मल तो टी जो यहां है वही टी यहां, वही टी यहां होगा. समझ रहे हो, तो एंड पॉइंट सेम नहीं होता, ये याद रखना है. ग्राफ जब बनाएंगे ना तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम भी है तो एंड पॉइंट आगे पीछे हो जाता है इन द केस ऑफ एडियाबेटिक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो उसको नोट करो, फिर मैं लिखवाता हूँ स्टेटमेंट. ये थर्ड स्टेटमेंट है. करेक्ट. इसमें लिखो, इसमें लिखो एडियाबेटिक, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. लिखो एडियाबेटिक रिवर्सिबल एंड irreversible process, adiabatic reversible and irreversible process do not end up, adiabatic reversible and irreversible process do not end up
at same final point, do not end up at same final point. If carried out against same final pressure, if carried out against same final pressure from same initial point, if carried out against same final pressure from same initial point. तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है, फाइनल प्रेशर भी सेम है, तब भी फाइनल वॉल्यूम सेम नहीं होगा इन द केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी इसकी मालूम पड़ती है हमें, जो हमने अभी न्यूमेरिकल किया उससे आसानी से दिख जाता है। देखना यहां पर हम लोगों ने 2 बार क्वेश्चन किया, एक बार एक्सपेंशन के लिए कराया, एक बार कॉम्प्रेशन में कराया। तो हमें ये तो मालूम है एक्सपेंशन में कूलिंग होती है और कॉम्प्रेशन में हीटिंग होती है, और हमने देखा भी था पहले क्वेश्चन में टेम्परेचर 300 केल्विन से इनिशियल से 150 और 230 केल्विन दोनों नीचे आया था, बिकॉज वहां पे कूलिंग हो रही थी एक्सपेंशन में। तो हमने जब 2 बार क्वेश्चन किया था, दोनों बार एक्सपेंशन के पार्ट देखे, तो जब हमने एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन की जब हम बात कर रहे थे, तो हमारे पास एक टेम्परेचर 230 केल्विन आया था और एक 150 केल्विन आया था। ये किसमें आया था? इररिवर्सिबल, और ये किसमें आया था? रिवर्सिबल में। कॉम्प्रेशन में टेम्परेचर बढ़ रहा था, एक बार 600 आया, एक बार 1425 आया। कॉम्प्रेशन में दोनों बार टेम्परेचर यहां पे गेन होता हुआ पाया गया। ठीक, एक बार आया 600 केल्विन और एक बार आया 1425 केल्विन। ये आया किसमें बेटा? रिवर्सिबल में। ये किसमें आया? इररिवर्सिबल में। ठीक है, तो दोनों ही केस में हमें एक चीज मालूम पड़ रही है कि एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन कोई भी केस आए, हमेशा टेम्परेचर फाइनल इररिवर्सिबल का ज्यादा होगा रिवर्सिबल से। चाहे कोई भी केस आए, चाहे तुम्हारा एक्सपेंशन हो चाहे कॉम्प्रेशन हो। एक तो भाई ठीक है, एक्सपेंशन में कूलिंग होगी, कॉम्प्रेशन में हीटिंग होगी, तो मैंने देख ही लिया पहले। ठीक, और हमेशा टेम्परेचर फाइनल इररिवर्सिबल का रिवर्सिबल से ज्यादा होगा, चाहे कॉम्प्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये 4th पॉइंट है, तुम्हें याद रखना होता है। एक तो पॉइंट ये है कि एक्सपेंशन में कूलिंग, कॉम्प्रेशन में हीटिंग। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट सेम तो एंड पॉइंट सेम भी नहीं है। और तीसरा पॉइंट याद ये रखना है कि वेदर एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन कुछ भी हो, है ना, तो वेदर एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन नोट कर लेना आप लोग भी, टेम्परेचर फाइनल इररिवर्सिबल का ज्यादा होता है टेम्परेचर फाइनल रिवर्सिबल से। चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कॉम्प्रेशन का केस है, कोई भी केस है, हमेशा टेम्परेचर फाइनल इररिवर्सिबल का आता होगा। और अगर टेम्परेचर ज्यादा, तो अगर मैंने फिक्स कर दिया इफ फाइनल वॉल्यूम इज सेम, इफ फाइनल वॉल्यूम इज सेम, दोनों में फाइनल वॉल्यूम सेम है, तो प्रेशर फाइनल किसका ज्यादा होगा? पीवी इक्वल टू एनआरटी से देखो, एन बदलेगा नहीं, आर बदलेगा नहीं, और तुमने क्या फिक्स कर दिया? वॉल्यूम नहीं बदल रहे हो, जिसका टी ज्यादा उसका पी ज्यादा। तो प्रेशर फाइनल भी इररिवर्सिबल का ज्यादा होगा प्रेशर फाइनल रिवर्सिबल से। और इसी तरह से अगर तुमने फाइनल प्रेशर सेम कर दिया, तो प्रेशर सेम हो गया, तो वॉल्यूम जो है फाइनल वो भी किसका ज्यादा होगा? इररिवर्सिबल का ज्यादा होगा, वॉल्यूम फाइनल रिवर्सिबल से। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है, 4 प्रॉपर्टी याद रखनी होती है। तो रिवर्सिबल इज मोर एफिशिएंट, वो पता ही है पीछे समय भी। दूसरा पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट सेम तो एंड पॉइंट सेम नहीं है। तीसरा पॉइंट, एक्सपेंशन में कूलिंग, कॉम्प्रेशन में हीटिंग होगी, वो यहां से भी दिख रहा है। और चौथा पॉइंट, चाहे कोई भी केस आए, हमेशा टेम्परेचर फाइनल इररिवर्सिबल का ज्यादा ही होगा रिवर्सिबल कंपैरेटिवली। इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं, ग्राफ से भी देखते हैं पॉइंट्स को कुछ थोड़ा बहुत। तो हमने एडियाबेटिक के फॉर्मूले देख लिए, न्यूमेरिकल भी देख लिया, कैसे निकालना है अननोन टेम्परेचर, कैसे डेल्टा यू डब्ल्यू निकालना है, फिर कुछ प्रॉपर्टीज देख ली जो हमें काम की है। फिर हम लोग इनके ग्राफ देखते हैं, ग्राफ एडियाबेटिक के ग्राफ, जैसे हम लोगों ने ऐसे थर्मोवेल किया था सारी चीजें यही सब।
तो नोट कर लिया आप लोगों ने? तो ग्राफ पे आए, इसको रब कर दो राइट हैंड साइड, ठीक है? तो ग्राफ ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, ग्राफ ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, ग्राफ ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। बच्चों इसमें 3 ग्राफ बनाते हैं हम लोग, पीवी का और पीवी का या वीटी का, और तीसरा ग्राफ होता है पीटी का। और ग्राफ बना रहे तो किसका बनाएंगे? रिवर्सिबल का, है ना? रिवर्सिबल के ग्राफ बनते हैं। तो पीवी ग्राफ, वीटी ग्राफ और पीटी ग्राफ, ठीक है? कैसे बनने चाहिए ग्राफ पीवी का? अगेन अगर नहीं समझ में आ रहा तो उनके बीच का रिलेशनशिप ढूंढो। रिवर्सिबल में क्या होता है? पी वी की पावर ऑफ गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यानी पी इक्वल टू के अपॉन वी की पावर गामा। और बेटा गामा होता है सीपी बाई सीवी, गामा हमेशा 1 से बड़ा होता है, नहीं? सीपी ग्रेटर देन सीवी। तो ये जो वैल्यू है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो P इक्वल टू के अपॉन वी की पावर 1.2 1.3 कुछ भी ले लो। तो अगर 1.3 भी ले लिया तुमने तो ये तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा ही, ठीक है? तो 1 से बड़ा है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है? तो स्लोप चेंज होगा और कुछ नहीं होगा, ग्राफ देखने में तो ऐसे दिखाई पड़ेगा। दूसरा ग्राफ सोचते हैं, वीटी ग्राफ। तो इनमें रिलेशनशिप क्या है भाई? टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो v इक्वल टू के बाई टी की पावर ऑफ 1 अपॉन गामा माइनस 1। तो v इक्वल टू के डैश कुछ नया कांस्टेंट अपॉन t की पावर ऑफ 1 अपॉन गामा माइनस 1। सही कर रहा हूं? अब बेटा गामा क्या होगा? गामा 1 से बड़ा है, बड़ा है। और नॉर्मली गामा 1 और 2 के बीच में होता है। सीपी बाई सीवी हमेशा 1 और 2 के बीच में होती है, 4/3 या 7/5 कुछ भी होगा 1 और 2 के बीच में। तो मान लो इसको 1.5 मान लो, अगर मान लेते हैं कुछ भी वैल्यू 1.5 मान लो, तो क्या होगा? टी की पावर 2, टी की पावर 2। अगेन एक बढ़ाओगे दूसरा घटेगा, स्लोप थोड़ा डिस्टर्ब होंगे और कुछ नहीं। तो ऐसा ही ग्राफ देखने में तो ऐसा ही नजर आएगा ना, स्लोप थोड़ा सा ऊपर नीचे होंगे और कुछ नहीं। गामा की वैल्यू आप 1.5 लेके चेक कर लेना हर जगह जहां पे भी है। 1.5 और 2 के बीच में होती है नॉर्मली, 1.3 1.4 ऐसे कुछ रहती है, ठीक है? तीसरा ग्राफ पीटी का ग्राफ, इनके बीच का रिलेशनशिप अगर नहीं समझ में आ रहा तो p की पावर 1 माइनस गामा t की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो p इक्वल टू, पहले कहता हूं मैं, p की पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू k अपॉन t की पावर ऑफ गामा, ठीक है? अब मैं एक काम करता हूं, सारा ये गामा माइनस 1 एक तरफ ले आता हूं ताकि थोड़ा सोच पाए। तो p इक्वल टू k अपॉन t की पावर ऑफ, k डैश ले लेते हैं इसको, t की पावर क्या हो गया? गामा अपॉन 1 माइनस गामा ना, इसको ऊपर ले जाओ। तो p इक्वल टू k t की पावर ऑफ गामा अपॉन गामा माइनस 1। सही कर रहा हूं? देख लो, ठीक है? अब गामा 1.5 ले लो, चेक कर लो, 1.5 अपॉन 0.5 तो 3। तो कुछ भी होगा, p इक्वल टू के टी स्क्वायर टी क्यूब टी की पावर 4 कुछ भी होगा, ग्राफ तो ऐसे ही दिखाई पड़ेगा ना ऑलमोस्ट, ठीक है? बस इस तरह से ग्राफ बनते हैं इसके। गामा आप कुछ भी ले लोगे, कुछ भी वैल्यू आएगी, ये अगर 1 इफ है ना, ये मैं सोचता गामा यही होता है, इफ लिख दिया मैंने अगर लिख रहे हो तो, है ना? बस समझाने का तरीका है। अच्छा, इसको एक तरीके से और भी सोच सकते थे, सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ में क्या होता है? अगर एक्सपेंशन होता है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और एक्सपेंशन में क्या होता है? कूलिंग, कूलिंग होता है ना, टेम्परेचर घटता है तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो कूलिंग होगी, ठीक है ना? ऐसे समझ सकते हो, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, या उल्टा इसका, ठीक? ऐसे इसको भी सोच सकते हो थर्ड ग्राफ को। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम तो मतलब कंप्रेशन,
कंप्रेशन में क्या होता है? हीटिंग। हीटिंग में टेम्परेचर बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसा कुछ है ना, जैसा आपको याद रह जाए। ठीक है, तो ऐसा भी न्यूमेरिकली भी कह सकते हो, इस तरह से भी हम सोच सकते हैं इसके ग्राफ। ठीक, तो ये ग्राफ हो गए इसके। ठीक है, तो मैंने बोला था कि थोड़ा लेंदी पार्ट है एडियाबेटिक, तो थोड़ा काफी कुछ डिटेल चीजें हैं इसमें। फिर अब हम फिर से ग्राफ बनाते हैं इसके, ग्राफिकल कंपैरिजन करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के ग्राफ, है ना। जैसे हम लोगों ने आइसोथर्मल में ग्राफिकल कंपैरिजन किया था, वैसे यहां पे भी ग्राफिकल कंपैरिजन करना है। इसको रख करो लेफ्ट हैंड साइड। तो हेडिंग डालना ग्राफिकल कंपैरिजन ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। ग्राफिकल कंपैरिजन ऑफ reversible and irreversible adiabatic. Graphical comparison of reversible and irreversible adiabatic. करें? लिख रहे हो क्या अभी? जल्दी करो थोड़ा सा फिर। बोलो। तो ग्राफिकल कंपैरिजन कैसे करेंगे हम लोग इसका, ये देखते हैं। देखो इसमें दो केस आएगा, ए पार्ट एक्सपेंशन वाले ग्राफ। इसमें पहला सब पॉइंट, इफ फाइनल प्रेशर इज सेम, इफ फाइनल प्रेशर इज सेम, और बी पार्ट है फाइनल वॉल्यूम इज सेम। तो इसमें ग्राफ का जो शेप होगा ना, ऐसे देखते बनाते हैं, पीवी ग्राफ बना रहे हैं। ये करो राइट हैंड साइड पूरा। और सेकंड पार्ट है इफ फाइनल वॉल्यूम इज सेम। तो ग्राफ बनेगा कैसे? अब इसके लिए क्या करना, आप सबसे पहले रिवर्सिबल का ग्राफ बनाना, रिवर्सिबल का। ध्यान से देखना, पहला ग्राफ देखोगे फिर उसका समझ में आ जाए कैसे बनाना है आपको। तो पहले आप इसमें रिवर्सिबल ग्राफ बना लेना कि भाई ये मान लेते हैं प्रोसेस हुआ रिवर्सिबल का। ठीक है, और हमने अब क्या करना है, ये किसका ग्राफ है? रिवर्सिबल का। ये रिवर्सिबल ग्राफ कैसे बनेगा? पहले प्रेशर घटेगा, फिर वॉल्यूम बढ़ता है ना, याद है ना। तो पहले प्रेशर डिक्रीज करेगा, और मैं फाइनल प्रेशर सेम रखना चाह रहा हूं, मतलब जो इसका प्रेशर था फाइनल, वही इसका प्रेशर रखना चाह रहा हूं, मतलब फाइनल प्रेशर सेम। पहले प्रेशर डिक्रीज हुआ, यहां से यहां पे हम पहुंचे। ठीक, अब वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम बढ़ के ये क्या इसी पॉइंट पे आएगा कि लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा? राइट में। इरिवर्सिबल में हमेशा फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होता है कंपेयर टू रिवर्सिबल। तो ग्राफ का शेप कुछ इस तरह से होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट सेम भी है तो भी एंडिंग पॉइंट डिफरेंट होने वाली है। तो यहां पर हो गया P1 V1 T1, यहां पर ये तुम्हारा हो गया P फाइनल इंटू V रिवर्सिबल, और ये हो गया P फाइनल इंटू V इरिवर्सिबल, इंटू नहीं कॉमा V इरिवर्सिबल। प्रेशर सेम भी है तब भी वॉल्यूम ज्यादा इरिवर्सिबल का होगा, एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है। आइसोथर्मल में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम थी। इसमें सोचो ग्राफ कैसे बनेगा। पहले रिवर्सिबल का बना लो, उसके बाद फिर इरिवर्सिबल के बारे में सोचना, तो आपको आइडिया लग जाता कैसे करना है इसको, ग्राफ को। स्ट्रेट लाइन है ना, थोड़ा ऊपर नीचे को दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ है।
फाइनल वॉल्यूम इज सेम, तो फिर से पीवी ग्राफ पहले बना लिया रिवर्सिबल का, इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज रिवर्सिबल, और ये कैसा ग्राफ था, इररिवर्सिबल। ऐसे ही ये भी ग्राफ किसका बनाया हमने पहले, रिवर्सिबल का। अब मैं क्या कह रहा हूं, फाइनल वॉल्यूम से रखना है मुझे, प्रेशर नहीं। हाँ, तो अपन कैसे करेंगे, पहले तो हम एक वर्टिकल लाइन खींच दे कि भैया मुझे ये फाइनल वॉल्यूम चाहिए, है ना। यहां पे कोऑर्डिनेट क्या है, P1 V1 T1, दिस इज वॉल्यूम फाइनल, है ना, वॉल्यूम फाइनल, और प्रेशर है ये रिवर्सिबल का। तो अब कैसे बनेगा दूसरा ग्राफ, प्रेशर ज्यादा किसका होगा, इररिवर्सिबल का, तो ये ऊपर रहेगा इससे। और होता कैसे, ग्राफ कैसे बनता है, पहले प्रेशर घटता है और फिर बढ़ता है, तो कुछ नीचे तक आएगा और फिर ग्राफ ऐसे बनेगा कुछ इसका, क्योंकि इसका प्रेशर हमेशा रखने वाले हैं। दिस इज वॉल्यूम फाइनल एंड प्रेशर इररिवर्सिबल, वॉल्यूम फाइनल प्रेशर इररिवर्सिबल। अब कंप्रेशन के अपने आप बनाओ दोनों ग्राफ, बी पार्ट कंप्रेशन के, फर्स्ट पार्ट इफ फाइनल प्रेशर इज सेम, और सेकेंड पार्ट इफ फाइनल वॉल्यूम इज सेम। तेज बजी आज घंटी, बनाओगे ग्राफ, पहले बनाना रिवर्सिबल के, फिर सोचना है रिवर्सिबल का, ऐसे बनेगा नहीं, है ना। कैसे बनेगा, अपन इसमें क्या करेंगे, पहले प्रेशर बढ़ाएंगे, है ना, और तुमने लिख दिया कि फाइनल वॉल्यूम सेम है ना, तो फाइनल प्रेशर सेम है, तो अपन यहां पर ही टच करना है उसको, नहीं तो इसको फिर इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और थोड़ा इधर की तरफ, है ना, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा किसका होना चाहिए, इररिवर्सिबल का। ये एरो के साइड में लेना, सारे एरो दिखा देना ढंग से, ठीक है। तो दिस इज वॉल्यूम प्रेशर फाइनल एंड वॉल्यूम रिवर्सिबल का है, दिस इज प्रेशर फाइनल
वॉल्यूम इररिवर्सिबल का। इसमें कैसा ग्राफ बनेगा? पहले बना देंगे रिवर्सिबल का ग्राफ, P1 V1 कोऑर्डिनेट, फिर वॉल्यूम सेम रखना है फाइनल, तो यानी V सेम रखना है, यानी वर्टिकल लाइन यहां पे V सेम रखना है अपन को, नहीं। और प्रेशर अब किसका होगा? इररिवर्सिबल का। ये अगर रिवर्सिबल का प्रेशर है, दिस इज प्रेशर रिवर्सिबल और V फाइनल, तो इसका इररिवर्सिबल का प्रेशर इसके ऊपर होने वाला है, नहीं? बना सकते हैं अपन सोच के कि प्रेशर पहले बढ़ाया फिर वॉल्यूम कम, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस कंप्लीट होता है। फिर अगली क्लास में पॉलीट्रॉपिक साइक्लिक है, ग्राफिकल कंपैरिजन कुछ और बचे हैं, छोटा छोटा पार्ट है ना। तो अगली क्लास में शायद अपन पूरा खत्म कर पाए, थोड़ा बच्चे वगैरह देखेंगे जो भी होगा। होमवर्क है, सॉलिड स्टेट का एडिशनल कर लो, 10 क्वेश्चन है, आसान है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है, हो जाएगा आराम से। तो एक ही क्वेश्चन ठीक है उसमें, और कुछ नहीं है। सॉलिड स्टेट का एडिशनल, ठीक है। इसके अलावा बताओ, थर्मो के अंदर सीट में एडियाबैटिक के क्वेश्चन अब कर लोगे थोड़े बहुत, और टेस्ट है, टेस्ट बात तो भूल जाओगे, फिर से कुछ याद ही नहीं होगा तुम्हें एडियाबैटिक का। हाँ हाँ, नहीं ये तो अगर मैं होमवर्क नहीं दूंगा तो टेस्ट के बाद याद रहेगा तुम्हें क्वेश्चन। चलो अच्छा, इतना ही कर लो, सॉलिड स्टेट का एडिशनल कर लो, है ना, अगली क्लास में आगे देखेंगे, ठीक है। इतना कर लो और इसको पढ़ लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत अभी तो नहीं पढ़ोगे, लेकिन हाँ टेस्ट के बाद पढ़ लेना, है ना, संडे को पढ़ लेना, ओके। एडिशनल सॉरी, एडिशनल में दे दिया मैंने, कुछ पूछना है आपको ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बाय टू ऑल ऑफ यू।